हेलो रियन, आपका स्वागत है। लेट्स एडू आर वाई में। ये हिस्ट्री की क्लास है, सेवन्थ की, और लेसन नंबर 5 है। और इस लेसन का नाम है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो दोस्तों, इस लेसन के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ जानेंगे। ठीक है, कौन कौन सी जनजातियां हैं और किस तरफ हैं, उत्तरी राज्य है कि पूर्वी हैं, दक्षिण भारत की तरफ है, एक उत्तर भारत की तरफ है, एक पश्चिम भारत की तरफ है। ठीक है, या पूर्वी भारत की तरफ है। तो हम एक डायग्राम के माध्यम से भी चीज़ों को जानेंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो इस अध्याय के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन, विभिन्न समाजों का विकास कैसे हुआ है, और इस लेसन के अंदर हम जानेंगे। मध्यकालीन भारत में अलग अलग क्षेत्रों में समय के साथ विभिन्न समाजों का विकास हुआ। कुछ समाज ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए थे। वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा, देखिए वर्ण व्यवस्था किसे, ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई थी। क्या वर्ण व्यवस्था, जातिगत नियमों का पालन करते थे, जबकि कुछ समाज इनसे अलग थे। बड़े राज्यों में ऊंच नीच और अमीर गरीब का अंतर बहुत बढ़ गया था। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के समय में समाज और भी जटिल हो गया। गांव गांव और शहरों के बाहर कई ऐसे समाज थे जो मुख्य धारा की वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे। इन समाजों को हम जनजाति समाज कहते हैं, जो अपने अपने इलाके में स्वतंत्र रूप से रहते थे। जनजाति समाजों का संगठन प्रायः नातेदारी और कुल पर आधारित होती है। जनजाति समाज जनजाति समाज की विशेषताएं देखिए क्या क्या है। प्रत्येक जनजाति समुदाय के लोग एक दूसरे से रिश्तेदारी के बंधन में बंधे होते थे। जो प्रत्येक जनजातियां थी, समुदाय थे, एक दूसरे के रिश्तेदारी के बंधन से बंधे हुए थे। तो कुछ जनजातियां खेती करती थी, तो कुछ पशुपालन, कुछ शिकार और जंगल से संसाधन इकट्ठा करके जीवन यापन करती थी। तो कुछ जनजातियां खाना बदोश थी, यानी एक जगह अस्थायी रूप से न रहकर इधर उधर घूमती रहती थी। जनजाति समुदाय अपने द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर संसाधनों का बंटवारा करते थे। जो जनजाति समुदाय था, उसके द्वारा जो नियम बनाए गए थे और नियमों के आधार पर जो संसाधनों का बंटवारा करते थे। ठीक है, नाव नाव बढ़ई बढ़ई का काम करता था, पशुपालन वाला पशुपालन करता था। जनजातियों का निवास आमतौर पर जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और कठिन इलाकों में होता था। तो कुछ जनजातियां शक्तिशाली राज्यों के अधीन होती थी, जबकि कुछ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखती थी। तो कुछ जनजातियां बहुत शक्तिशाली राज्यों के अधीन होती थी, जबकि कुछ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखती थी। समय के साथ जनजाति और ग्रामीण शहरी समाज आपस में जुड़े हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते रहे। प्रमुख जनजातियां और उनका फैलाव, भारत के लगभग हर हिस्से में जनजाति पाई जाती है। पंजाब में खोखर जनजाति, बाद में खक्खर प्रमुख हुई। किसमें, किस राज्य में, देखिए पंजाब में। ठीक है, प्रमुख जनजातियां और उनका फैलाव, भारत के लगभग हर क्षेत्र में जनजातियां पाई जाती थी। पंजाब में खोखर जनजाति, बाद में बाद में देखिए खक्खर प्रमुख हुई। पहले जो पंजाब का हिस्सा था उसमें खोखर जनजाति थी, बाद में उसके बाद खक्खर गख्खर प्रमुख हुई जनजाति। इनके नेता को मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। सिंध और मुल्तान में लंघा और अरगुन जनजाति प्रभावशाली थी। देखिए सिंध जो था और उसमें मुल्तान का जो इलाका था, लंघा और अरगुन जनजाति प्रभावशाली हुई। उत्तर पश्चिम में बलोच जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, बलोच जनजाति। हिमालय क्षेत्र में गद्दी पर चरवाहों की जनजातियां रहती थी। पूर्वोत्तर में नागा, पूर्वोत्तर में देखिए इधर का जो इलाका था, नागा, अहोम और कई अन्य जनजातियां प्रभावित हुई थी। बिहार झारखंड में मुंडा और संथाल जनजातियां, कहाँ देखिए, बिहार और झारखंड में। ठीक है, ओडिशा और बंगाल में फैली हुई थी। मध्य व दक्षिण भारत में भीलों, कोली, बेराड और गोंड जैसी जनजातियां प्रमुख हुई। कहाँ, मध्य और दक्षिण भारत में। अब कुछ देखिए डायग्राम है।
यहाँ देखिए पंजाब का जो इलाका था, खग्गर देखिए, गख्खर, खोंखार, ठीक है। ये देखिए लंगहान, बलूची है, अरघुन है, ठीक है। इधर देखिए जो पूर्वी इलाका था, अहोम था, कोच था, खासी था, काची काचीरस है, नांगा है जनजाति, ठीक है। फिर इधर देखिए दक्षिण भारत में मारवाड़ है, ठीक है। इधर देखिए भील जनजाति है, कोली है जनजाति, ठीक है, बेरात है। देखिए इधर देखिए झारखंड और बिहार से लगा हुआ जो इलाका था, गोंड जनजाति है, गोंडवाना है, ठीक है। और ये देखिए अंडमान का इलाका है, ठीक है। इधर लक्षद्वीप है, यहाँ अरब सागर, इधर देखिए बंगाल की खाड़ी है, इधर देखिए हिंद महासागर है, ठीक है। ये देखिए श्रीलंका है। तो ये जो जनजातियां हैं, ये तो आपको डायग्राम तो दिखाई दी, अहोम हो गया, ठीक है। इधर गोंड हो गया, इधर खग्गर या खोखर जनजाति हो गई, ठीक है। ये गोंडवाना हो गया। तो ये डायग्राम आप अपने एनसीईआरटी बुक्स में भी अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। चेर हो गया, मुंडा जनजाति हो गई, ये भी देखिए, ठीक है। तो खानाबदोश और घुमंतू जीवन। खानाबदोश पशुपालक अपने पशुओं के साथ दूर दूर तक घूमते थे। ये अपने पशुओं से मिलने वाले ऊन, घी आदि का आदान प्रदान और अनाज और कपड़े और अन्य वस्तुओं के लिए भी करते थे। कुछ खानाबदोश जानवरों की धुलाई का काम करते थे और व्यापार भी करते थे। बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। इनका कारवां टांडा कहलाता था। इनका जो कारवां था वो टांडा के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर जैसे शासक बंजारों का उपयोग अनाज और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में करते थे। बंजारे सेना के लिए भी खाना खाद्यान्न ढोते थे। जो बंजारे लोग थे, उनके पास हजारों बैल होते थे। इनके कारवां में कई परिवार एक साथ चलते थे। एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाकर बेचते भी थे। ये देखिए डायग्राम है। ये देखिए जनजाति लोग हैं, ये जानवरों का शिकार कर रहे हैं, ठीक है। जो जितनी जनजातियां थे, ये देखिए व्यापारी लोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज को लेके जाते थे, आराम से खाते पीते थे अपनी फैमिली के साथ, और व्यापार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो किसान थे अपने जो घी थी, ऊन ऊन से बनाए हुए कपड़े थे और अन्य तरीके के जो अनाज थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर करते थे, ठीक है। ये देखिए भील जनजाति जो लोग थे, हिरण का शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो डायग्राम भी आपको हम दिखा दिए बड़े अच्छे से। देखिए कैसा कर रहा है व्यापारी, ले रहा है, ये देखिए इसे बटखरे से जोक कर इसमें डाल रहा है, ठीक है। इधर देखिए ऊंट है, ठीक है, इसको बैठा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें नई हैं, पुरानी हैं और देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीजें हैं। तो इसके आगे हम चलते हैं। कारीगर, कलाकार और अन्य भ्रमणशील समूह। कई जनजातियां रस्सी, चटाई, बोरे, लकड़ी के सामान आदि बनाने का काम करती थी। ये लोग गांव गांव घूमकर अपना सामान बेचते थे। कुछ भ्रमणशील लोग धार्मिक, कथावाचक, नृत्य, गीत और अन्य मनोरंजन करते थे। ऐसे समूह सामाजिक जीवन में मनोरंजन और वस्तु आपूर्ति दोनों में ही भूमिका निभाते थे, ठीक है। तो ये कुछ जनजातियां हैं, इधर मैं आपको बता ही दिया हूँ। अहोम है, यहाँ गारो खासी जनजातियां हैं, ठीक है। इधर देखिए नेपाल का इलाका, इधर भूटान का इलाका है, ठीक है। तो बहुत सारी जनजातियां तो जो आपको हमने दिखाया है डायग्राम में। बदलता समाज और नई जनजातियां। जैसे जैसे आबादी और जरूरतें बढ़ी, नए कौशल वाले लोगों की आवश्यकता हुई। बड़ी जातियों के भीतर नई नई उपजातियां बननी शुरू हुई। कई जनजातियां समय के साथ जाति आधारित समाज में शामिल हो गई और उन्हें जाति का दर्जा मिला। कुशल कारीगरों को भी जातियों के रूप में मान्यता दी गई, जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई आदि, ठीक है। एक कुशल कारीगर थे, जातियों के रूप में भी इनको मान्यता दी गई थी। कुछ जनजातियां जो पहले स्वतंत्र थी, समय के साथ मुख्य धारा के समय में विलीन हो गई। गोंड जनजाति, देखिए ये गोंड जनजाति की महिला है, चित्र, ठीक है। तो जो गोंड जाति थी वो मध्य भारत के गोंडवाना क्षेत्र में रहते थे। ये स्थानांतरी स्थानांतरी कृषि यानी झूम खेती करते थे। किस जाति के लोग झूम खेती करते थे?
गोंड जनजाति के लोग छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक का अपना 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 प्रत्येक का अपना राजा होता था। बड़े गोंड राज्य 84 यानी 84 गांव, बरहोट यानी 12 गांव के प्रशासनिक इकाइयों में बटे होते थे। दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने पर गोंड राजाओं ने छोटे सरदारों पर प्रभुत्व जमाया। गढ़कंटना गोंड राज्य का एक प्रमुख केंद्र था, जहां की रानी दुर्गावती ने मुगलों से वीरता से संघर्ष किया। गढ़ कटंगा हथियारों के व्यापार से संपन्न था, लेकिन मुगलों से हारने के बाद कमजोर हो गया। ये देखिए, ये दरवाजा बनाया गया है, ठीक है। इधर देखिए जो बंडोलगढ़ है, गोरहा है, कुलंगा है, मांडला है, गोंडवाना का जो इलाका है, ठीक है, जनजाति है। ये ताप्ती ताप्ती नदी है, ठीक है, सूबा सीमा है, और ये सरकार की सीमाएं है, ठीक है। एक दरवाजा बनाया गया था गोंड जनजाति का, ठीक है। अहोम जनजाति, अहोम लोग वर्तमान मम्यार से आकर कहाँ थे, इनकी कहाँ इलाका था पहले, मम्यार था, ठीक है। अहोम लोग वर्तमान मम्यार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र नदी में बसे। इन्होंने पुराने भूइयां शासन को समाप्त कर अपना राज्य बनाया। कई अन्य जनजातियों को अधीन किया और बारूद तथा तोप बनाने में माहिर हुए। मुगलों के कई बार युद्ध हुआ, जिसमें 1671 का सरायघाट युद्ध प्रसिद्ध है। लाचित बरफुकन ने मुगल सेना को हराया। जो लाचित था, बरफुकन ने मुगल सेना को हराया। अहोम राज पाइक प्रणाली पर आधारित था। किस प्रणाली पर? पाइक, जिसमें हर गांव से श्रमिक सेना या अन्य काम के लिए भेजे जाते थे। यह समाज बेहद संगठित था और बाहर से कारीगरों को बुलाकर बसाया जाता था। समय के साथ इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, लेकिन अपनी पारंपरिक मान्यताएं भी बनाए रखी। निष्कर्ष, मध्यकाल में जाति आधारित जनजाति समाज आपस में संपर्क में आए। कई जनजातियां धीरे धीरे राज्य बनाकर राजनीतिक रूप से मजबूत हुई। कुछ जनजातियां मुख्यधारा में शामिल हो गई, लेकिन कई ने अपनी विशिष्ट पहचान और परंपराएं बनाए रखी। यह काल भारतीय समाज में कई बदलाव और सांस्कृतिक विविधता का भी प्रतीक बने। तो ये जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त हो दोस्तों। किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, और कमेंट के माध्यम से जब आप पूछेंगे तो ये पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और हम इस टॉपिक जो एनसीईआरटी है पूरा जितना इस लेसन के अंतर्गत चीज़ें हैं, मैं इससे कंटेंट को बहुत बेहतर से पढ़ के और अच्छे तरीके से समझ के इस कंटेंट को इसमें इंक्लूड करता हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या ना हो और कोई भी कंटेंट छूटे ना, जिससे कि आपको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। और फिर आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।